बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 30 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 30 है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा से बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। फिलहाल आपकी बुक में हैरी रेजनिक क्रेन में जिस लिहाज से इस टॉपिक को पहले कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है, आपके लोकल अवेलेबल बुक्स और नोट्स में उस पैटर्न को थोड़ा फॉलो नहीं किया गया। तो इसलिए इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए हम बुक से ही कंसल्ट करेंगे और इस पोर्शन के नोट्स आपको ग्रुप में दे देंगे, तो वहाँ से आपने स्टडी भी कर लेना है और इस टॉपिक्स को तैयार कर लेना है। तो आपका जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है जो 30.1 है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंपैरिजन किया गया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आपने जो फार्मूला पढ़ रखा है वो है F=G m1m2/r²। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले किसी भी दो मैसेस के दरमियान लगने वाली फोर्स है। अगर पहला मैस m1 है और दूसरा m2 है और उनके दरमियान फासला r है, तो ये इक्वेशन आपको मिलती है और ये न्यूटन ने आपको डिराइव करके दी है। इसी तरह यूनिवर्स में जो दो चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, वो इस रिलेशन से कूलम्स रिलेशन से मालूम की जा सकती है। F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर Q1 पहला चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है और R दोनों चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस है। तो इनमें हमारे पास कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं जिनको हम अक्सर स्टडी करते रहते हैं। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है मेन दोनों इक्वेशंस में वो ये है कि कूलम्स फोर्स दो मैसेस के दरमियान में है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दो मैसेस के दरमियान में है, जबकि कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान में है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो मैसेस के दरमियान, ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर ऑफ चार्जेस पर डिपेंड करते हुए अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती हैं। यानी अगर लाइक चार्जेस हुए तो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस हुए तो अट्रैक्ट करेंगे। कूलम्स फोर्स जो है ये एक शॉर्ट रेंज की फोर्स होती है, जबकि जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लॉन्ग रेंज की फोर्स होती है। तो इसके बाद जो आपके पास जो एक और डिफरेंस है वो इन कांस्टेंट्स का है। यानी ये जो आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट आता है इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। जबकि ये जो 1/4πε0 आ रहा है जिसको आप के भी कहते हैं, इस सारे कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। तो डिफरेंस इन दोनों में ये है कि ये बहुत छोटी वैल्यू है और ये बहुत बड़ी है। इसके अलावा जो आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, ये फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, जबकि ये फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। अगर दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम को चेंज कर दिया जाए तो ये फोर्स भी चेंज हो जाती है। तो एक जो सिमिलैरिटी है दोनों में वो ये है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। यानी यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स दोनों केसेस में। यानी डिस्टेंस को अगर आप डबल करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डिस्टेंस अगर चार्जेस के दरमियान डबल कर देंगे तो 4 गुना कम हो जाएगी। तो ये इनका आपस का कंपैरिजन है और ये दोनों बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर में आती हैं। उसके बाद अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये रिलेशंस आपने पढ़ रखे हैं। आपने पढ़ रखा है कि F इक्वल्स एम नॉट जी होता है, क्या किसी चीज़ का वेट होता है। फॉर एग्जांपल आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं जो जी है, तो इसके ऊपर कोई मैस लें एम नॉट। फॉर एग्जांपल आप अपना ही मैस ले लें एम नॉट और उसको अपना आप वेट लें, पहले आप वेट करें तो उस वेट के कंपैरिजन से आपको जी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। यानी वेट वो फोर्स होगी जिससे अर्थ आपको अट्रैक्ट करेगी। आपके और अर्थ के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ये होगी। अपना मैस आप यहाँ पर पुट करें तो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी जी, और ये सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अगर आप मालूम करना चाहते हैं, लेट अस सपोज ये यहाँ पर एक चार्ज है Q1, इसकी स्ट्रेंथ को अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो इसके बाहर जो फील्ड है उसमें किसी जगह पर आप एक चार्ज Q नॉट रखते हैं। यहाँ पर तो Q रखा है क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से हमने फिगर ली हुई है। तो Q नॉट जो फोर्स फील करेगा Q1 की वजह से वो आप यहाँ पर पुट कर दें, और जो चार्ज Q नॉट है यहाँ पर जो आपने चार्ज Q नॉट रखा है इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी इस Q1 चार्ज के लिए। तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं और ये दोनों फील्ड फोर्सेस होती हैं। तो फील्ड फोर्स में और आर्म फोर्स में क्या फ़र्क है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो फील्ड फोर्स किसी ऐसी फोर्स को कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह अर्थ अपने इर्द गिर्द पड़ी हुई चीज़ों पर जो फोर्स लगाती है वो फोर्स एक फील्ड फोर्स है। यानी उस फोर्स के लगने के लिए ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है। यानी अर्थ किसी फासले से भी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। इसी तरह चार्ज भी किसी दूसरे चार्ज को किसी फासले से अपनी तरफ खींच लेता है। जबकि मैं अगर किसी चीज़ को पुश करना चाहता हूँ तो मुझे उस चीज़ को पुश करने के लिए हाथ से फोर्स लगानी पड़ती है। तो हाथ जब कांटेक्ट में होगा तो फोर्स लगेगी। तो मेरे हाथ से लगने वाली फोर्स ये फील्ड फोर्स नहीं है, लेकिन ये जो चार्जेस की फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये फील्ड फोर्सेस होती हैं। तो अब यानी हर चार्ज के बाहर एक रीजन है जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, यानी किसी फासले से ही अट्रैक्शन रिपल्शन दे देता है। तो ये फोर्स एक फील्ड फोर्स होगी। तो ये दोनों फील्ड फोर्सेस हैं। अच्छा, अब हम फर्दर इसमें आगे मूव करते हैं और मैं ज़रा राइटिंग के लिए पेन को यूज़ करता हूँ कि यहाँ पे हमें पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सपोज करते हैं यहाँ पर कि एक चार्ज Q1 है और उसके करीब एक चार्ज Q पड़ा हुआ है। अब Q1 की बाहर जो फील्ड है उसके अंदर हम चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप इस चार्ज Q को दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करते हैं, लेट अस सपोज कि Q चार्ज इनिशियली यहाँ पर एक पॉइंट है A, उसके ऊपर पड़ा है और उसको आप
मूव करके यहाँ से किसी पॉइंट बी तक ले आते हैं, किसी पॉइंट बी तक ले आते हैं, तो अब ऑब्जेक्ट, ये जो चार्ज है इसकी, ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी चेंज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ये है कि जब ये चार्ज क्यू ए पॉइंट पर पड़ा है तो डिपेंड करता है कि इन दोनों के ऊपर नेचर ऑफ चार्ज क्या है। तो अब हम पहले ये देखते हैं कि अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, या Q2 को पहले नेगेटिव ले लेते हैं, चलें, ये Q नेगेटिव है। अब ये Q1 Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन। अब इस पॉइंट पर से अगर आप शुरू करें, या चलें B से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से जब Q अपना सफ़र शुरू करेगा तो ये Q1 तक आता जाएगा और ये ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखता है, और काम करने की सलाहियत को आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ से ये बी पॉइंट पर अगर पड़ा है तो ये ज़्यादा काम कर सकता है बनिस्बत अगर ये ए पर पड़ा होता तो ये थोड़ा सा काम करता और यहाँ पर पहुँच जाता। तो इसका मतलब है कि ए पॉइंट पर काम करने की सलाहियत या एनर्जी कम है, और बी पॉइंट पर काम करने की सलाहियत या एनर्जी ज़्यादा है। तो अब अगर आप किसी आप अगर कोई फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं, लेट अस सपोज ये खुद यहाँ से इधर जा रहा है इस तरफ, या ये नेगेटिव चार्ज है अगर, तो ये इस तरफ खुद मूव करेगा तो इसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी, यानी जब वर्क होगा तो एनर्जी डिक्रीज कर रही है इस केस में। और अगर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा तो अब इस पॉइंट पर अगर ए पर पड़ा है तो ये आगे ज़्यादा दूर तक फासला ट्रैवल कर सकता है, इस पर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, ज़्यादा वर्क कर सकता है। तो ए पॉइंट पर ये चार्ज क्यू ज़्यादा एनर्जी पोजेस करता है, जबकि अगर ये बी पर होगा तो ये कम फासला ट्रैवल करेगा और फील्ड से बाहर निकल जाएगा। तो अब जब भी हम यहाँ पर वर्क को स्टडी करना चाहते हैं तो आपने ये थर्ड ईयर में पढ़ा था कि किसी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी अगर इस सिस्टम में वर्क खुद परफॉर्म होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और अगर आप बाहर से इस पर वर्क करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। लेट अस सपोज अगर आप सिस्टम को छोड़ देंगे, फ्री कर देंगे, फ्री कर देंगे और ये चार्ज क्यू लेट अस सपोज बी के ऊपर पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है, आप फ्री कर दें इनको, ये दोनों पॉजिटिव हैं जी, ठीक है। और या मैं कहता हूँ चलें पहले ये चार्ज ए पर पड़ा है, पोजीशन ए पर पड़ा है। अब यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव हैं, मैंने कहा कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये चार्ज क्यू ज़्यादा वर्क परफॉर्म कर सकता है जब इधर आ सकता है, यानी इस पॉइंट पर इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो अगर आप इसको फ्री करेंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस तरफ है, इस डायरेक्शन में, और आप की जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट अस सपोज मैं कहता हूँ कि डी एस है कोई, तो ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एफ इंटू डी एस, ये वर्क आपका पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। लेकिन इस पॉइंट पर क्योंकि एनर्जी ये चार्ज ज़्यादा पोजेस करता है, जूं जूं आगे जाएगा, लेट अस सपोज जब ये बी पर पहुंचेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, अब आगे मजीद ये कम वर्क परफॉर्म कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जब ये सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गई है। अब अगर वर्क को आप पॉजिटिव लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, या इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा, ठीक है जी। तो अब हम अगर फर्दर आगे इसमें
मूव करें। तो ये कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर एक उसूल याद रखें कि अगर ए पोजीशन पर ये चार्ज पड़ा है और बी तक आया है तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना है। लेट अस सपोज ए पॉइंट पर एनर्जी है यू ए और बी पॉइंट पर एनर्जी है यू बी। तो आप लिख सकते हैं दैट यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस integral from a to b f dot ds because work done is negative of change in potential energy। change in potential energy is equal to negative of work done। अब ये work done अगर पॉजिटिव आप लेते हैं, यहाँ से अगर ये इस तरफ आया है a से b की तरफ, अगर वर्क डन आप पॉजिटिव लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगेटिव होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज अगर निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालेंगे यू बी माइनस यू ए एंड दैट वुड बी नेगेटिव। तो ये यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू नेगेटिव और ये आगे आपका सारा, ये सारा आपका वर्क है, ये सारा वर्क है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आपके पास ज़रूर आएगा इन ए कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड को थोड़ा मज़ीद डिटेल से हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब जी हम सपोज करते हैं यहाँ पे अगेन इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी थी कि जब आप किसी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर होते हैं तो कोई ना कोई एनर्जी आप पोजेस कर रहे होते हैं और यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू नेगेटिव इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी तक अगर वर्क हो रहा है तो एफ डॉट डी एस। ये जो एफ डॉट डी एस है ये वर्क हमने ऐसे निकाला इंटेग्रल की मदद से, इसको भी यहीं पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। दैट लेट अस सपोज आप यहाँ पे पॉइंट है ए, तो यहाँ से एक और पॉइंट है बी, ए से बी की तरफ अगर ये चार्ज जा रहा है तो आप इस पाथ को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। एक छोटा सा इंटरवल है डी एस, लेट अस सपोज ये एक यहाँ से लेकर जहाँ पे चार्ज है यहाँ से इधर तक एक छोटा सा इंटरवल है डी एस। तो फोर्स इस तरफ है, फोर्स इस डायरेक्शन में है और डी एस भी इसी डायरेक्शन में है, इस तरफ है, आउटवर्ड है। तो आप इस छोटे से इंटरवल के लिए वर्क निकाल लेंगे और ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट करने से आपको टोटल वर्क मिल जाएगा कि ए से बी तक आपने के चार्ज क्यू ने कितना वर्क परफॉर्म किया है। अब फोर्स जो होती है आपने पिछले टॉपिक में भी देखा है दैट क्यू इंटू ई होती है। तो इस एफ को क्यू इंटू ई लिख के आप क्यू को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। इंटेग्रल से एफ को क्यू ई लिखें और क्यू को इंटेग्रल से बाहर निकाल लें। तो ये एक और फॉर्म आपके पास आ गई है। अब फर्दर इसमें आगे पोटेंशियल एनर्जीज के हिसाब से अगर इसको एक्सप्लेन करें तो हम ये देखते हैं कि अब हम ज़रा डिटेल में आगे निकलते हैं इसमें। तो हम कहते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और इन दोनों के दरमियान फासला R है। अगर तो इन दोनों चार्जेस के ऊपर ऑपोजिट साइंस हैं, यानी ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज अगर नेगेटिव है, ठीक है जी। तो अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये चार्ज इस तरफ मूव करेगा और ये वाला चार्ज जो है ये इस तरफ मूव, सॉरी ये इस तरफ मूव करेगा और ये जो वर्क डन होगा ये नेगेटिव होगा। मैं कहता हूँ Q1 फिक्स है तो Q2 को ये इस तरफ खींचेगा और ये वर्क डन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा दैट फोर्स इज इक्वल, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट टी एस, ठीक है जी। तो वर्क डन जो है आपके पास ये इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अगर ये चार्ज अब आपने डायरेक्शन जो लेनी है ना डिस्प्लेसमेंट की, आपके पास एक रेडियल डायरेक्शन होती है। आपकी जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है वो रेडियल डायरेक्शन है और वो ये डायरेक्शन है। आपका जो आर वेक्टर होता है जो पोजीशन को शो करता है वो आपका इस वक्त
हम इस डायरेक्शन में लेते हैं, चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हम डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। यानी जब आप इस तरफ मूव कर रहे हैं, अलोंग दिस एरो मूव कर रहे हैं, तो उस वक्त आपके जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है, और जब आप अगेंस्ट दिस एरो मूव करते हैं तो आपकी डिस्प्लेसमेंट उस वक्त नेगेटिव साइन के साथ ली जाती है। तो अब Q2 पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो Q2 अगर राइट की तरफ लेके जाएं, ठीक है, अगर हम Q2 को राइट की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रही है आर आर की डायरेक्शन में, ठीक है, आर की डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। तो आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ है, एफ ई या कह लें या जो भी, तो वो इस तरफ है, और आप खुद अपने हाथ से पकड़ के इस चार्ज को इधर ला सकते हैं। खुद तो ये कभी भी नहीं आएगा क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है और आपका Q1 पॉजिटिव है। तो ये जो Q2 है, अगर आप इसको मूव करके अवे फ्रॉम द चार्ज लेके जाते हैं तो आपका हाथ से किया हुआ वर्क तो पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है ना, वो इस तरफ खींचेगी, उसका वर्क नेगेटिव होगा। ठीक है जी। तो अब जो इक्वेशन 5 की राइट हैंड साइड होगी, ये पॉजिटिव होगी, ये साइड जो राइट हैंड साइड है ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो इंक्रीज करेगी, ये इंक्रीज करेगी क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऑपोजिट चार्जेस हैं तो Q2 अगर यहाँ से जाए तो कम वर्क परफॉर्म करेगा, लेकिन यही Q2 अगर यहाँ पर पड़ा हो, मैं उसको पकड़ के यहाँ पर ले आया हूँ, अब ये ज़्यादा वर्क परफॉर्म कर सकता है। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कम है, फाइनल पॉइंट पर ज़्यादा है। तो अब आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये पॉजिटिव है, जबकि वर्क डन नेगेटिव है। यानी जब यहाँ से आप इसको आगे लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क नेगेटिव होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से आप अगर इस चार्ज को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये चार्ज अब आपकी फोर्स के असर में नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के असर में इस तरफ जाएगा। यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, नेगेटिव होगी इसकी चेंज, और वर्क डन जो है वो आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी इसी तरफ हो रही है और ई जो है वो भी इसी तरफ है। ठीक है जी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज कर रही है। ठीक है जी। तो ग्रेविटी के केस में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। ठीक है जी। तो अब हम ये कहते हैं कि लेट अस सपोज कि इनके ऊपर सेम साइंस हैं। तो पहले मैं इसको ज़रा रिमूव कर लेता हूँ, ऊपर जो लिखा है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर इन दोनों चार्जेस पर सेम साइंस हैं, लेट अस सपोज ये Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो अब यहाँ पे ये है कि अगर आप ये देखें, ये खुद से अगर फ्री कर दें इनको, तो Q2 को बाहर की तरफ, राइट की तरफ, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन अगर आप लेफ्ट की तरफ इसको खुद मूव करते हैं, लेफ्ट की तरफ आप इसको खुद मूव करते हैं, तो उस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि इस पोजीशन से आउट ऑफ फील्ड जाते हुए ये कम वर्क परफॉर्म करेगा। लेकिन जूं जूं मैं इसको इधर मूव कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस पॉइंट पर ले आया हूँ, अब अगर इसको मैं रिलीज करूंगा, अब ये ज़्यादा वर्क परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब है इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसको अगर मैं इस तरफ ला रहा हूँ, अगर मैं चार्ज को इस तरफ ला रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको इस तरफ धकेलना चाह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस डायरेक्शन में धकेलना चाह रही है, लेकिन मैं इसको इस डायरेक्शन में ला रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड
और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगेन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो वर्क डन अगेन नेगेटिव होगा, वर्क डन इस केस में नेगेटिव होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पर कम एनर्जी है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ये लाइक चार्जेस है। तो यहाँ पर अगर रिलीज यहाँ से करेंगे तो ये ज़्यादा वर्क परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब इस पॉइंट पर ज़्यादा, फाइनल पे ज़्यादा एनर्जी है, इनिशियल पॉइंट पर कम एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालने का तरीका ये है कि फाइनल माइनस इनिशियल करके ये चेंज निकाली जाती है। तो यहाँ से आप एनर्जीज के बारे में देख सकते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी जी। ठीक है जी, अब हम अगेन आगे ज़रा पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं कि ये जो आपके पास Q2 चार्ज है यहाँ पर, ये कितनी पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करता है। तो यहाँ पर हमने दो चार्जेस लिए हैं अगेन, एक Q1 है और एक Q2 है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आप देखें तो आपकी जो ये Q1 है, अगर हम इनको सपोज करते हैं कि ये जो हैं Q2, Q2 इसकी तरफ भी जा सकता है और अवे भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑफ नेचर ऑफ चार्जेस, कि इन दोनों पर नेचर ऑफ चार्जेस क्या है। मैं कहता हूँ लेट अस सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से ज़रा इस चीज़ को पहले हम इसी हिसाब से एक्सप्लेन कर लेते हैं। वैसे नेचर कोई भी आप ले सकते हैं, उस हिसाब से इस चीज़ को एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। हम दोनों को पॉजिटिव लेके एक्सप्लेन करेंगे। अब आपकी जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन है Q1 की फील्ड के हिसाब से, वो ये आउटवर्ड है, ये आपकी रेडियल डायरेक्शन है। ठीक है जी, तो आपका यहाँ पे जो आर है या जो रेडियल डायरेक्शन है, ये यहाँ से आप अगर इस पॉइंट से मूव करना शुरू करते हैं, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं और ये चार्ज बी पोजीशन तक आता है। यहाँ पर एक पोजीशन है बी। तो अब अगर ए से बी की तरफ आप आते हैं तो आपके पास ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है किसी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेटर सपोज आपने डी एस ली है कि यहाँ से डी एस डायरेक्शन में आता है चार्ज और ई के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक है जी, तो आपका जो डी एस है, डी एस की डायरेक्शन और डी आर की डायरेक्शन ये सेम है। ठीक है, ये डायरेक्शंस सेम है इस वक्त। ठीक है जी, और ये Q2 की डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर आप E डॉट डी एस लेंगे, यहाँ से लेट अस सपोज डी एस जो है आपका, ये डी आर हम कह देते हैं इसको। अब यहाँ पे इसको डी आर भी कह दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी एस इज इक्वल टू डी आर इंटू आई यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन है आपकी। तो अब आप अगर ई जो है आपका, ई का जो कम इसके अलावा है, ये आपके पास एक स्पेसिफिक केस है, लेकिन ई का इफेक्टिव कंपोनेंट भी होगा अगर आपके पास कोई ये स्ट्रेट लाइन में फील्ड नहीं है, कोई कर्व फील्ड है, तो उस वक्त आप यहाँ पर इसका कंपोनेंट भी ले सकते हैं। इस डायरेक्शन में आप ई का जो कंपोनेंट ले रहे हैं दैट इज ई एक्स। आप कहते हैं कि जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसको आप ई एक्स कह देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो E डॉट डी एस है दैट वुड बी इक्वल टू E डॉट डी एस वुड बी इक्वल टू ई एक्स इंटू डी आर, क्योंकि ई डी एस को ओपन करेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा आता है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री है क्योंकि ई एक्स और डी आर सेम डायरेक्शन में है। ठीक है जी, तो ये क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास सिंपल इनकी मैग्नीट्यूड्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब लेट अस सपोज जो इनिशियल पॉइंट है ए, उसका फासला है आर ए, ये फासला आर ए है, जो आपका फाइनल पॉइंट है उसका फासला आपके पास आर बी है।
ये फासला आपका आर बी है। तो अब आप आर ए से आर बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। ए से बी की तरफ ये चार्ज जा रहा है। तो यहाँ से आप अगेन वही पुराना जो आपके पास हमने इक्वेशन देखी है, दैट यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू, अगेन ये आपके पास जो है एफ, ये आपके पास Q इंटू क्यू ई लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको Q2 इंटू ई लिख लेते हैं। ये आप इसको Q2 इंटू ई यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि पहले आपके पास चार्ज Q था, अब आपके पास चार्ज यहाँ पर Q2 है। तो अब ये आपके पास जनरल फॉर्म थी, तो अब आपने देखें ये चीज़ लिख लिया। ई डॉट डी एस की जगह पर आपने इसी इक्वेशन में सिंपली ई एक्स इंटू डी आर कर लिया है। अब ई एक्स जो है इंटू डी आर, ई एक्स जो है उसको आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r², क्योंकि Q1 की फील्ड है ये जिसके अंदर आप ये चीज़ स्टडी कर रहे हैं, ये Q1 की फील्ड है EX। तो EX को आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r²। तो इस EX को आपने, ये Q2 देखें यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है, ये Q2 ऐसे ही लिखा हुआ है, जबकि EX की जगह पर आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r² कर लिया है। अब ये इंटेग्रल है, तो कॉन्स्टेंट्स आपने बाहर लिख ली हैं। Q1 Q2 कॉन्स्टेंट्स हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, ये आपने बाहर लिख ली है। जबकि ये आर स्क्वायर जो है ये आपने इंटेग्रल के अंदर लिखा है, क्योंकि यहाँ पर डी आर आ रहा है, ये डी आर के हिसाब से आपके पास इंटेग्रल मौजूद है। और आपकी लिमिट क्या है, फ्रॉम आर ए टू आर बी, आप आर ए से आर बी तक लेके जा रहे हैं। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका ये आएगा। ये कैसे आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इस चीज़ को, तो आपके पास आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, ये आर पावर -2 आ जाएगा। और इंटीग्रेट करेंगे तो इसको आर पावर -2 डी आर को इंटीग्रेट करने से आपके पास ये चीज़ बनेगी। पावर में एक ऐड किया, नीचे पावर नए वाली जो है वो आ जाएगी। एंड लिमिट्स आर फ्रॉम आर ए टू आर बी। अब जब आप यहाँ से आर ए टू आर बी करेंगे, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आर पावर -1 आएगा, और अंदर एक माइनस भी आएगा। उस माइनस को आप बाहर निकाल के ले जाएं तो वो इस माइनस को प्लस कर देगा, ये नीचे वाला माइनस। तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और ये जो ऊपर आर पावर -1 है ये नीचे आके 1/r बन जाएगा। और जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो 1/rb माइनस 1/ra, इससे आपके पास ये इक्वेशन नंबर 6, ये इक्वेशन नंबर 6 आ जाती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू 1/rb माइनस 1/ra, एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो अब आपको यहाँ से किसी भी ए से बी तक जब ये चार्ज Q2 मूव करेगा, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है। तो अब किसी एक पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इसको डिस्कस करने के लिए इंशाल्लाह हम कल फर्दर आगे मज़ीद डिस्कशन इस पर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।